हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो, जैसा आपसे वादा किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समरी या इकोनॉमिक सर्वे में आप इसको देखेंगे प्री फेस के नाम से। बेसिकली इस वीडियो को मैं ज़्यादा खींचते ना हुए इतना ही बताऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे का मीनिंग क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इकोनॉमिक सर्वे को कौन बना रहा है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सर्वे को बना रहे हैं वो किस पर्पस से इकोनॉमिक सर्वे को बना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। एंड आफ्टर दैट मैं आपको ये बताऊंगा कि ओवरऑल ये इकोनॉमिक सर्वे हमारा कहना क्या चाहता है, किस बारे में बात हुई है, कैसे उन्होंने पिक्चर देखा कि इकोनॉमी का पिक्चर कैसा रहा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? वो एस्पिरेंट्स जो नए हैं मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे ये आपको सबने बताया होगा, इकोनॉमिक सर्वे क्यों ज़रूरी है शायद ये भी कुछ लोगों ने बता दिया होगा आपको, बट इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है ये नहीं बताया अभी तक किसी ने। तो क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? इट प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। तो जो ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मीन्स के जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक ग्राफ ड्रा किया और मुझे कुछ इस तरीके का एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मिला कि आने वाले टाइम में और कुछ पिछले टाइम को स्टडी करते हुए, ठीक है, मान लीजिए पिछले 5 साल ले लिए और अगले 5 साल ले लिए, तो पिछले 5 साल के बेसिस पर आने वाले 5 साल क्या शो करने वाले हैं उसे हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा उसको स्टडी करते हुए, पिछले और 2-3 साल के फाइनेंशियल ईयर्स को स्टडी करते हुए हमें आने वाले 2-3 साल के फाइनेंशियल ईयर्स कैसे देखने को मिलेंगे उसके बारे में हमें ये एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पेश करता है, ठीक है। देन इसके बाद हमें जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री चाहिए वो किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट होती है, जैसे कि कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हमें प्रेजेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो में देखने को मिल रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पर क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या हो रही हैं उसके बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन हमें बताएगा हमारा इकोनॉमिक सर्वे। हमारा फोकस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, ग्रोथ हो एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्रीज की, और हम कैसे मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पर अपना डिपेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉयट करके, एक्सप्लोर करके कैसे उन्हें इंडियन इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हमें एक डिटेल्ड स्टडी देता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे मच ऑफ अलाइंड विद आउटकम बजट रहता है कि गवर्नमेंट ये भी देख सकें कि हमने क्या देखा कि जो बजट एलोकेशंस किए थे अब उनका रिजल्ट क्या मिला है, उनका आउटकम क्या मिला है। क्लियर? सो कौन प्रिपेयर कर रहा है बजट? फाइनेंस मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स में इकोनॉमिक डिवीजन, ठीक है। तो उसमें बैठे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है अनंत नागेश्वरन नाम के पर्सन, वी अनंत नागेश्वरन नाम के पर्सन, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं प्रेजेंटली। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रिपेयर करते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो प्रिपेयर करेगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डेटा का डॉक्यूमेंट है, तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम आएगा। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी कौन प्रिपेयर कर रहा है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये कहाँ बैठे हैं? ये इकोनॉमिक डिवीजन में बैठे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। ये चीज़ हम याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो इकोनॉमिक सर्वे बन रहा है उसका बजट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये बजट पेश होने से एक दिन पहले रिलीज होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे विल बी रिलीज्ड ऑन 31st ऑफ जनवरी ईच ईयर। तो इस साल 31 जनवरी 2025 को हमें ये इकोनॉमिक सर्वे मिला, ठीक है। अब इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे मिला है वो कैसे बेनिफिशियल होगा या कैसे रिलेटेड होगा बजट के साथ, इनमें बहुत ज़्यादा
कोरिलेशन है कि क्यों इकोनॉमिक सर्वे को एक दिन पहले बताया जाता है, ताकि गवर्नमेंट अपना आउटकम बता पाए, अपना आउटकम बजट बता पाए। गवर्नमेंट हमें ये बता पाए कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल में क्या रिजल्ट देखने को मिले हैं, वो हम शो कर पाएँ। तो ये एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताता है कंट्री की, और आने वाले शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए प्रोजेक्शंस बताता है कि आने वाले अगले साल में, जस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। जैसे अभी के लिए हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। अब क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो यहाँ ज़्यादा लिखा होगा FY25, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को हम शॉर्ट फॉर्म में FY25 भी बोलते हैं। और आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 2025-26, तो इसको क्या बोलेंगे, FY26। क्लियर। तो इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे आया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, उसमें जस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए FY26 के लिए भी प्रोजेक्शंस होंगी, और मीडियम टर्म आने वाले अगले 5 साल मतलब 2030 तक के लिए भी कुछ प्रोजेक्शंस बताई गई होंगी। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे हेल्प करता है और आगे बजट प्रिपेयर करने के लिए। इट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अहेड ऑफ द बजट फॉर द एंशियरिंग ईयर। तो जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, ताकि बजट को आगे प्रेजेंट करना इजी हो जाए, ठीक है। देन और कैसे ये हेल्प करता है बजट को प्रिपेयर करने में, ये बजट में पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स बताता है। बजट प्रिपेयर करने के लिए ये कुछ पॉलिसीज सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को किन पॉलिसीज पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है। मतलब एक इकोनॉमिक एडवाइजर के साथ मिलके हम ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हमें एडवाइस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह की पॉलिसीज पर काम करना चाहिए। तो ज़्यादा डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा को कवर करते हुए वो हमें बताते हैं इकोनॉमिक सर्वे में कि सर आपको किस तरह की पॉलिसीज चाहिए। इसलिए ये इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये अथॉरिटेटिव गाइड के रूप में काम करता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, कि ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है ये, जो हमें गाइड करता है कि भाई इकोनॉमी में क्या चल रहा है और क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इकोनॉमिक लैंडस्केप के बारे में हमें नॉलेज मिलती है कि गवर्नमेंट ने कैसे इकोनॉमी में अप्रिशिएट किया रिसोर्सेज को, मोबिलाइज किया रिसोर्सेज को, और उनको कितने बढ़िया तरीके से एलोकेट किया गया था बजट में, उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। और सर्वे एनालाइज करता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई, ट्रेड, फॉरेक्स रिजर्व, इन सब के पॉइंट्स कि कैसा हमें ट्रेंड देखने को मिला, उसका डेटा एनालाइज करता है। एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हुआ या कम हुआ, आने वाले 1 साल में, आने वाले 4-5 साल में क्या देखने को मिल सकता है, विद इन नेशन स्टडी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कोरिलेट करके स्टडी करता है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, या फॉरेक्स रिजर्व को ये स्टडी करता है कितना फॉरेन से पैसा आया, हमने फॉरेन वालों को कितना पैसा भेजा, फॉरेन से कितना डॉलर आया, फॉरेन में कितना डॉलर गया, गोल्ड परचेज किया नहीं किया, रेमिटेंसेस आए नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करता है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि इकोनॉमिक सर्वे को इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। और अब मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बताना चाहूँगा जो नए एस्पिरेंट्स हैं या पुराने एस्पिरेंट्स भी हैं। अब आपको ये ना लगे कि सर अगर आप इतना डेटा बोल रहे हो तो क्या हमें भी इतना डेटा पढ़ना है। नहीं सर, आपको डेटा नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको डेटा को एनालाइज करना है। ध्यान से सुनिए, आपको डेटा नहीं पढ़ना है, आपको डेटा को एनालाइज करना है कि लास्ट 5 इयर्स में किसी चीज़ में क्या ट्रेंड देखने को मिले, लास्ट डेकेड में हमें क्या ट्रेंड देखने को मिले, ठीक है, या क्यूमुलेटिवली पिछले 5 साल और अगले 5 साल के लिए, 10 सालों के लिए क्या बताया जा रहा है इस किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में।
तो आपको ट्रेंड एनालाइज करने हैं रेदर देन यू गो फॉर द डेटा स्पेसिफिसिटी। एक ये बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा, हर चैप्टर के शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखी होगी और हर चैप्टर के एंड में कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। वो वैल्यू एडिशन सोर्स बनते हैं आपके लिए जब भी आपने इकोनॉमी का मेंस का आंसर लिखना है कि सर हमारे पास ना वर्डिंग नहीं होती कि हम इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में क्या लिखें, वो यहीं से लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास कंटेंट का थोड़ा कमी है या हमारे पास इकोनॉमिक वोकैबुलरी का कमी है तो हम वो इकोनॉमिक वोकैबुलरी सीखेंगे ना किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के या किसी कंटेंट को पढ़ के। तो वो यही कंटेंट है इकोनॉमी से रिलेटेड जो आपको इकोनॉमिक वोकैबुलरी प्रिपेयर करता है कि सर आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना आएगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये सारे 13 चैप्टर्स की वीडियोस को प्रॉपरली ध्यान से सुना, समझा, इसके बाद जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा हमारे इकोनॉमिक सर्वे के, आप सिर्फ उनको गो थ्रू कीजिएगा कि हाँ सर ने ये बोला था, ये मुझे समझ आ गया है, मैं इससे थोड़ी इकोनॉमिक वोकैबुलरी सीख लूँ बस, ठीक है। तो कभी भी आपका मेंस के आंसर का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिखना नहीं रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मुझे डिफरेंट सेक्टर्स से रिलेटेड ग्रोथ प्रोजेक्शंस बताता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। देन ये हमें अवेयर करवाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में क्या डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, उन डिस्टर्बेंसेस का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डिफरेंट सेक्टर वाइज इम्पैक्ट भी ये हमें बताएगा। जैसे हमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिल रही हैं, ठीक है, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इजराइल गाजा, इजराइल पैलेस्टीन, ये सारे हमने जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखे। और जो चाइना का रोल चेंज हो रहा है ग्लोबल ट्रेंड में, और वो कैसे चेंज हो रहा है। इंडिया और चाइना में मित्रता हो गई है जी। इंडिया और चाइना अब कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट करना चाहते हैं जिसमें वो वाटर रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, रिलीजियस या कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। बॉर्डर पे हम जॉइंट पेट्रोलिंग करने की बात कर रहे हैं। तो जो चाइना का रोल है ग्लोबल ट्रेंड में भी, ग्लोबल ट्रेड में भी और इंडिया के साथ पर्सपेक्टिव में भी, उसको भी इसके बारे में स्टडी करने को मिलेगा हमें इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। देन हम इंडिया के अपने रास्ते की बात करेंगे कि कैसे हम इंडिया को आगे बढ़ाएं, जिसमें जो मेजर पॉइंट उठाया गया वो उठाया गया है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डीरेगुलेशन स्टिमुलस प्रोवाइड करना होगा कि हम इकोनॉमी में अपने इंस्टीट्यूट्स को डीरेगुलराइज करें, ठीक है, या जो रेगुलेशंस हैं वो कम करें थोड़ी, ठीक है। डीरेगुलेशन विद डिसेंट्रलाइजेशन, ये आप जरूर मेंशन करेंगे कि डीरेगुलेशन तो करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे ग्रिप हटा दोगे, आप डिसेंट्रलाइज करो उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सेल्फ मोटिवेट करो उनको कि आप कैसे अपने आप के लिए एक फाइनेंशियल एरिया में या सोशल एरिया में, कल्चरल एरिया में, एथनिक एरिया में अपनी पहचान बनाएंगे। उन इंस्टीट्यूट्स को हम डेवलप करेंगे डीरेगुलराइज या डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे बात करता है ताकि जो कंट्री का यूथ है, जो कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको हम इजीली यूटिलाइज कर सकें पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे, घबराने की बात नहीं है। आज की वीडियो जैसा मैंने आपको बताया ये सिर्फ समरी वीडियो है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, किस तरीके से काम आता है, कैसे आपकी हेल्प करेगा। देन लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब मैं आपको जो स्टैटिक रेलेवेंस है इन वर्ड्स का, ठीक है, जैसे आप में से कुछ बच्चे अभी फील कर रहे होंगे कि सर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का मीनिंग नहीं पता, तो मैं स्टैटिक रेलेवेंस भी बताऊंगा साथ में जब भी हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। क्लियर। अब क्या चीज़ें हमें पता चली प्री फेस में से, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के स्टार्टिंग में हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं नागेश्वरन जी, उन्होंने कुछ अपने रिमार्क्स प्रोवाइड किए हैं कि ये इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है। तो इकोनॉमिक सर्वे हमें 5 मेन एरियाज बताता है कि कहाँ पर आपको वर्क करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये समझना है कि प्रीफेस में क्या मेन हाइलाइट्स आए हैं। सबसे पहले बात आई ग्लोबल बैकड्रॉप एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस।
वर्ल्ड लेवल पर थोड़ा टेंशन का माहौल देखने को मिला पिछले साल, जिससे कि कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस जनरेट हुए। कैसे? द प्रीफेस प्लेसेस इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल शिफ्ट्स, स्पेशली द रिट्रीट फ्रॉम रैपिड वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ। एकदम से ट्रेड ग्रोथ बढ़िया हो गई या थोड़ा इजी हो गया, अच्छा हो गया पिछले कुछ सालों के मुकाबले। जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो हमारा यूरोपियन ट्रेड रूट हिल गया सारा। ठीक है, यूरोपियन ट्रेड रूट हिल गया, जिसके कारण शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो वर्ल्ड ट्रेड में थोड़ा डिप देखने को मिला था। बट लास्ट ईयर वर्ल्ड ट्रेड में थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, यूरोप, यूएस और चाइना में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं। यूरोप में थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, उनकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए। ठीक है, चाइना के साथ हमारी मित्रता बढ़ रही है और चाइना और यूएस के रिलेशन खराब हो रहे हैं, रिटेलिएशन लगा रहे हैं एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में ग्लोबल कंटेक्स्ट में जो ट्रेड है वो बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। देन दैट विल अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड फ्लोज, द पोटेंशियल फॉर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एंड द इरोजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स इज ए कंसर्न फॉर इंडिया। अगर हम इन सारी ग्लोबल टेंशंस के बारे में स्टडी करें और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज क्या होती हैं? अब यूएस से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है फॉरेन नेशंस पर। आज यूएसए ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, कस्टम ड्यूटी लगा दी है कि अगर मैक्सिको या टैरिफ से कनाडा से कोई प्रोडक्ट आएगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो ऐसी पॉलिसी को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं मैक्सिको या कनाडा के आने वाले प्रोडक्ट को। तो अगर ऐसी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए भी एक कंसर्न बनता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे हमें क्या बता रहा है कि सर इंडिया को थोड़े अपने एक्सपोर्ट्स के बारे में जानना होगा, ध्यान रखना होगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। देन डोमेस्टिक पॉलिसी एंड ग्रोथ लीवर्स। डोमेस्टिक पॉलिसी और ग्रोथ लीवर्स के लिए बात आई है कि डोमेस्टिक पॉलिसी में क्या देखने को मिला और कौन सी चीज़ों ने ग्रोथ को पुश किया। ठीक है, डोमेस्टिक ग्रोथ को बढ़ाते हुए इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट करता है कि डीरेगुलेशन करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, द आर्ग्यूमेंट हियर इज दैट रिड्यूसिंग बिजनेस रिलेटेड रेगुलेटरी बर्डन्स कैन क्रिएट मोर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड थोड़े रेगुलेशंस को कम करोगे, उससे ज़्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा। और अगर आपने मेरा बजट वाला वीडियो देखा है तो आपने शायद उसमें सुना होगा कि हमने कहा कि गवर्नमेंट 100 कंप्लायंसेस को डीक्रिमिनलाइज करेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, जिसे हमने कहा विवाद से विश्वास 2.0। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम कंप्लायंस बर्डन को कम करेंगे, डीक्रिमिनलाइज करेंगे। तो विवाद से विश्वास 2.0 आया है। पिछले साल 180 कंप्लायंसेस डीक्रिमिनलाइज किए थे, इस बार 100 और रेगुलेशंस को डीक्रिमिनलाइज करने की बात आई है। तो डीरेगुलेशन करना है, ये अच्छी बात है। कंपैटिटिव हो हमारा एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी बर्डन कम करना है। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस करने में ईज आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोटिवेट होगा। क्लियर, ये बात आई। देन दिस लिंक्ड टू द एफर्ट्स ऑफ फॉर अट्रैक्टिंग बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगा। तो ये बात आती है। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी और एआई के रोल को के बारे में बात आती है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, कि इंडिया की इकोनॉमी में इतना स्ट्रेंथ है और लेबर मार्केट में इतना ज़्यादा अब स्किल सेट जनरेट किए जा रहे हैं कि हम जो अनटैप्ड पोटेंशियल है हमारी
टेक्नोलॉजी या एआई के मामले में उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव बता रहा है कि हाँ जी, आने वाले फ्यूचर में एआई के साथ हमारा रोल बढ़िया होगा, उससे हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना होगा अपनी टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है टेक्नोलॉजी और एआई के लिए। इसके बाद क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर कुछ बात आई। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन या क्लाइमेट चेंज के साथ कहते जी ये एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बनती है कि हम बैलेंस बनाए सस्टेनेबिलिटी के साथ और एनर्जी सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसमिशन करना कि मैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करना शुरू करूं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, और दूसरी साइड एनर्जी को सिक्योर करना। ठीक है, एनर्जी को सिक्योर करना दैट मीन्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी नेशन अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल फॉर ऑल। किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी तभी होगी व्हेन इट इज़ इजीली एक्सेसिबल, easily available and easily affordable for all my citizens। तो एनर्जी की सिक्योरिटी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा टेक्निकल एरा में शिफ्ट हो रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ होने लग गया है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ होने लग गया है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी उतनी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इंडिया में हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, बट इंडिया में जो अभी मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो होता है हमारा थर्मल एनर्जी से, कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से, तो उसको भी कंट्रोल करना है। ठीक है, तो कैसे हम सस्टेनेबिलिटी मतलब अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाएं और एनर्जी सिक्योरिटी भी करें, उसमें हमें बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, ऐसा हमें इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट करता है। ठीक है, तो इंडिया को फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करना होगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, जिसमें हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से पॉलिसी डिज़ाइन करें और हम अपनी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसीज कम करें। हम विद इन इंडिया ज़्यादा ऐसे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिक्योर करें कि हमें ऐसी चीज़ों का इंपोर्ट डिपेंडेंट ना होना पड़े जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नुकसान हो। तो ऐसा सजेस्ट किया गया इकोनॉमिक सर्वे में। देन हमें सजेस्ट कर रहे हैं यूथ और इंक्लूसिविटी को लेकर कि कैसे हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करें, यूथ का अच्छे से इस्तेमाल करें, और इंक्लूसिविटी मतलब किसी भी सेक्टर, किसी भी सेक्शन या किसी भी पार्ट ऑफ सोसाइटी को ग्रोथ में पीछे नहीं रहने देना। जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक टैगलाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सिर्फ सबका विश्वास। ठीक है, ध्यान से एक बार दोबारा सुनिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। गवर्नमेंट पर हमें ट्रस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट हमें साथ लेके चलेंगे। गवर्नमेंट चाहते हैं भाई तुम भी भागीदारी करो, जिसको निर्मला मैम ने प्रोवाइड किया जन भागीदारी, द पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन्स। तो हम भी पार्टिसिपेट करें डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट में, जिससे कि सबका विकास, ऑल ओवर ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी में। ठीक है, बीइंग ए सिटीजन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ देना कि भाई डेवलपमेंट करना तो गवर्नमेंट का काम है, मैंने गवर्नमेंट को चुनना था, मैंने गवर्नमेंट को चुन दिया, अब गवर्नमेंट करे जो करना है। अरे भाई तुम्हारी भी तो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर नेशन रनर्स। ठीक है, आप ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं बाय गॉड ग्रेस, आप ही को ये देश आगे बढ़ाना है। तो आपको अभी ये वैल्यूज इनकलकेट करनी है कि हम डेवलपमेंट का हिस्सा कैसे बने, ये तो पता है, बट मैं डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी करूं ये जानना है। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि यूथ का प्रयास भी जरूरी है। ठीक है, सो इंडिया का यूथफुल पॉपुलेशन जो है वो एडवांटेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करे, स्किल्स सिखाए, मेंटल हेल्थ पे काम करे, फिजिकल हेल्थ पे काम करे, यूथ के लिए यूथ को अवेयर करे
और यूथ का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और हम इंडिया की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बना पाएँ। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी में जो यूथ है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी हो और उसको हम इजीली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिप्लॉय कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ हमें मेजर पॉइंट्स मिलते हैं जो हमें स्टडी करने हैं इकोनॉमी सर्वे में आगे। नाउ जो इकोनॉमिक सर्वे का प्रीफेस है उसमें इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जी हाईलाइट करते हैं कि डीरेगुलेशन एज अ की, ये सबसे की ड्राइवर है। डीरेगुलेशन को बोला है सबसे ज़्यादा बढ़िया ड्राइवर इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो डीरेगुलेशन करनी होगी, डिसेंट्रलाइजेशन करनी होगी। ठीक है, प्लस लास्ट ईयर 2024 में नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में मिला, उस स्टडी में भी यही बोला गया कि वो इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड हैं बट डिसेंट्रल मैनर में काम करते हैं, उन कंट्रीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई, रैदर ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे गवर्नमेंट सारा कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। प्लस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ के अलावा। ठीक है, तो उसी स्टडी को शायद नागेश्वरन जी आगे बढ़ाते हुए ये बोल रहे हैं कि हमें डीरेगुलेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डीरेगुलेशन एक की ड्राइवर के रूप में हेल्प करेगा। ठीक है, डीरेगुलेशन इज एम्फेसाइज्ड एज अ टूल टू रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट। डीरेगुलेशन होगा तो कहते हैं जी बिजनेस कॉस्ट कम होगी, बूस्ट इनोवेशन, इनोवेशन बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, तो ऐसा नागेश्वरन जी पंच कर रहे हैं डीरेगुलेशन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में। फिर जैसे हमने दोबारा पढ़ा, ग्लोबल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है वो हमें कहता है कि इंडिया ने चलती हुई सरकार को दोबारा लाए तीसरी टर्म में जी। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा मोदी 3.0। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में तीसरी बार दोबारा बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाई है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, इंडोनेशिया में रूलिंग पार्टी ने नई लीडरशिप में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं। तो ग्लोबल एरिया में कहते जी इलेक्शंस चल रहे थे 2024 में। फिर यूरोप में अनसर्टेनिटीज चल रही थी। कैसे? जर्मनी में पिछले कुछ सालों से रिसेशन या इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन मतलब आपकी जो रियल जीडीपी है वो फॉल कर रही है और इन्फ्लेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, डिफ्लेशन के आसपास आप चल रहे हैं। प्लस जर्मनी में अभी अपकमिंग इलेक्शंस भी हैं, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है वहाँ पे। देन फ्रांस के बारे में बात करें, फ्रांस ने इंस्टेबिलिटी देखी क्योंकि फ्रांस में अभी स्नैप इलेक्शंस हो गए। फ्रांस में अभी स्नैप इलेक्शंस हो गए। स्नैप इलेक्शन क्या होते हैं? जब आपकी गवर्नमेंट टर्म पूरा किए बगैर ही पहले इलेक्शन करवा ली। ठीक है, मान लीजिए अभी हम इंडिया के वे में एग्जांपल करें तो इंडिया में 2024 से लेकर 2029 तक हमारे पास ये गवर्नमेंट हमें मिले हैं। ठीक है, तो 2029 से पहले ही अगर मान लीजिए 2028 में ही मोदी जी कहें कि मुझे दोबारा इलेक्शन करवाने हैं और तब जो इलेक्शन होंगे उन्हें स्नैप इलेक्शंस बोला जाता है। तो स्नैप इलेक्शन देखने को मिले हमें फ्रांस में, और यूके में पार्टी में शिफ्ट देखने को मिला। बहुत टाइम बाद लेबर पार्टी की गवर्नमेंट इकोनॉमी में आई और उन्होंने थोड़े फिस्कल प्रेशर्स पर काम किया, लेबर मूवमेंट पर, लेबर पार्टीज पर, लेबर पॉपुलेशन पर काम किया। तो वहाँ थोड़ी हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिली इकोनॉमिक सेंस में। यूरोप ओवरऑल स्ट्रगल कर रहा है हाई एनर्जी कॉस्ट को लेकर। ठीक है, उनका जो कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट होना चाहते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट होने के लिए उनकी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है इनिशियल ईयर्स में, तो वो वहाँ एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला कोविड के बाद से ही, और अब तक जब तक जो ओरिजिन हुआ कोविड का चाइना से ही हुआ, तब से लेके अब तक एक हमें दिक्कत देखने को मिल रही है कि चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। ठीक है, सॉरी फंबल हो गया। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। ऊपर से क्या हुआ, चाइना ने कुछ चीज़ों पर यूएसए पे कस्टम ड्यूटी लगा दी या एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। यूएसए वालों ने बदले में चाइना के ऊपर कुछ एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। यूएसए वालों ने अपनी कुछ कंपनियां
चाइना से निकाल ली और उनको कहीं और शिफ्ट करवा दिया, जिससे चाइना से एफडीआई निकल गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो फैक्ट्रियां नहीं आई या फैक्ट्रियां बंद हो गई तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जीडीपी कम हो गई, और दूसरा अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई तो लेबर अनएम्प्लॉयड हो गई। तो काफ़ी सारे रीजंस चल रहे हैं चाइना में स्लो डाउन के लिए। ठीक है, तो कोविड रीओपन होने, पोस्ट कोविड रीओपनिंग, कोविड के बाद जब हमने रीओपन किया तो हमारी ग्रोथ जो है वो इतनी नहीं हुई जितनी हमने सोची थी। ठीक है, ओवर कैपेसिटी एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स ट्रेंड्स लेड टू डिफ्लेशनरी प्रेशर। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा प्राइस में कमी देखने को मिली, और ओवर कैपेसिटी मतलब अभी क्योंकि एकदम से फैक्ट्रियां खुली, उन्होंने माल ज़्यादा बना लिया, ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई तो डिफ्लेशन हो गई, महंगाई की बजाय डिफ्लेशन आ गई। डिफ्लेशन होता है डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, कि नॉर्मल जो प्राइस चल रहे थे अब वो अपने लेवल से नीचे आ गए हैं, तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा। एक प्रोड्यूसर जिसका माल 100 रुपये का बिक रहा था, अब उसका माल 90 रुपये का ही बिकेगा, तो वो 10 रुपये घाटे में गया, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है। चाइनीज एक्सपोर्ट सर्ज, बट दूसरी तरफ चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं विद अ ट्रेड सरप्लस नियरिंग $1 ट्रिलियन ऑफ 2024। ठीक है, मतलब इंडिया की जीडीपी का 25% तो चाइना वाले अपने ट्रेड का सरप्लस लेके बैठे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का सरप्लस है ये। तो ये एक अलग बात है, एक तरफ से उनकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रही है, एक तरफ से उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका रिलेशन भी समझेंगे, इनका रिलेशन क्या होता है। बट ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्या चैलेंजेस हैं? ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिला इंडिया के एक्सपोर्ट्स ड्रिवन सेक्टर में भी। ठीक है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 2023-24 में 0.78% ऑफ जीडीपी था, वो 2024 में लगभग 1.2% ऑफ जीडीपी हो गया, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ कम हुई है, इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ा है। डोमेस्टिक ग्रोथ लीवर्स कौन से हैं? कहते जी इन्वेस्टमेंट और डीरेगुलेशन, यही दो चीज़ें हैं जो आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ में लेके जाएंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। देन डेमोग्राफिक एडवांटेज की बात आती है, जैसा हमने पहले भी कहा कि सर आपका जो पॉपुलेशन है वो यूथफुल है, उसमें पोटेंशियल है, उनको स्किल सिखाओ, उनको एजुकेट करो, उनको नौकरी दो, वो आपकी जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। क्लियर? देन डिपेंडेंसी ऑन क्रिटिकल सेक्टर्स, इंडिया में क्रिटिकल सेक्टर्स की डिपेंडेंसी पर बात की है। अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स का जो एक मेजर रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो चाइना के पास है, तो इंडिया का डिपेंडेंसी है चाइना सप्लाई चेन पर, तो इसलिए इंडिया को अपने रिलेशन चाइना के साथ सुधारने की जरूरत है। नो डाउट हमने सुधारने की बात भी की ब्रिक्स समिट में, तो जॉइंट पेट्रोलिंग की बात आई है। धीरे धीरे हम अपनी ट्रेड पॉलिसी में भी चेंजेस लाएंगे, प्लस हमें डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाना होगा। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करो, ताकि चाइना के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाए। स्ट्रैटेजिक और फोकस एरिया क्या बताया जा रहा है? कहते जी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो और अपनी सप्लाई चेन को रिजिलियंट करो। ठीक है, अपनी सप्लाई चेन को रिजिलियंट करो, रिजिलियंस बनाओ, अपनी सप्लाई चेन को रिजिलियंट करो। रिजिलियंट वर्ड होता है दैट फॉरेन या एक्सटर्नल या इंटरनल शॉक्स का आपके एरिया पर कम इफेक्ट है, नॉट इफेक्ट। ठीक है, नॉट अफेक्टेड हम लिखेंगे, रादर नॉट इफेक्टेड। ठीक है, कि आपके पास जो आपका एरिया है या जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो वो रिजिलियंट है। जैसे आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, इंडियन इकोनॉमी इज रिजिलियंट, मतलब इंडिया की इकोनॉमी पर फॉरेन के जो ग्लोबल अरेनाज में चेंजेस आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट कम है, तो इंडिया की इकोनॉमी रिजिलियंट है। उसको बोलते हैं रिजिलियंट, कि आप पर फॉरेन शॉक्स का इम्पैक्ट कम होना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी रिजिलियंट है, हमारी बॉडी रिजिलियंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि जी वेदर चेंज हुआ, वायरल हो गया, गला खराब हो गया, तो हम बोलेंगे जी वेदर का, एनवायरनमेंट का इतना इम्पैक्ट नहीं है हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी रिजिलियंट है। ठीक है, तो वैसे ही इकोनॉमी के सेंस में इसको रिजिलियंट वर्ड बोलते हैं। तो हमें डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा ताकि मेरी सप्लाई चेन ज़्यादा कंपैटिटिव हो, और मेरी सप्लाई चेन को मुझे रिजिलियंट बनाना होगा। क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन की बात हमने कर ली है, एनर्जी को सिक्योर करना होगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने होंगे, बट हाई इंपोर्ट इंटेंसिटी है,
आप इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाना। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात आई कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और प्राइवेट व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बनाओ। ठीक है, ताकि आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। देन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात आई कि आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, मोनोक्रॉपिंग में मत जाओ, मल्टी क्रॉपिंग में जाओ। ठीक है, एक ही टाइम पर आप ज़्यादा फसलें प्रोड्यूस करो, साइंटिफिक मैनर में एग्रीकल्चर करो। फार्मर्स को ये सिखाओ कि एक फसल के साथ दूसरी कौन सी फसल का सोइंग या प्लॉइंग किया जा सकता है, हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात आई और कहते हैं हम इरिगेशन कवरेज को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर रिसर्च को बूस्ट करना होगा, एग्रीकल्चर रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, R&D में खर्चा बढ़ाना होगा ताकि हम ज़्यादा इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से नए इरिगेशन चैनल्स लॉन्च कर सकें। और जैसे बजट में बात आई है कि कोसी रिवर पर आपको कैनाल प्रोजेक्ट्स डेवलप देखने को मिलेंगे आने वाले साल में मिथिलांचल एरिया में, बिहार में। ठीक है, तो ऐसे नए इरिगेशन चैनल्स बूस्ट करो ताकि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो, बढ़िया हो। ठीक है, डीरेगुलेशन को बोला एक कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ के लिए एक पुश फैक्टर के रूप में काम करेगा, जिससे क्या होगा, बिजनेस कॉस्ट कम होगी, कंप्लायंस बर्डन कम होगा। ठीक है, मूविंग फ्रॉम गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट फ्रेमवर्क टू इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन रेगुलेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको मानो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, कि तुम दोषी हो कानून की नज़रों में जब तक निर्दोष साबित नहीं होते। ठीक है, ये कब होता है, जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस होती है कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, तुम्हें अपनी निर्दोषी साबित करनी होगी। हम उससे शिफ्ट हों, सिटीजन्स के साथ ट्रस्ट बनाएं। ठीक है, तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, देश समाज कानून की निगाह में आपको निर्दोष ही माना जाए जब तक दोषी नहीं साबित होते। उसके लिए जैसा अभी हमने कहा कि हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे ऑफेंसेस को। ठीक है, तो डीरेगुलेशन एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा ग्रोथ के लिए। एनकरेजिंग इनोवेशन, तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करे। इनोवेशन कैसे हो, हम स्किल सेट बढ़ाएं अपने यूथ की। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप हो, ट्रस्ट हो, जिससे इनोवेशन और ग्रोथ इंक्रीज हो सके, इसके बारे में बात आती है। ठीक है, कंक्लूजन क्या मिलता है हमें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के प्रीफेस में से, कहते जी इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का रोड मैप मिल गया है हमें। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि इस साल 6.4% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी 2024-25 में। 2024-25 में 6.4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और आने वाले ईयर के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट कर रहा है 6.3 से 6.8% ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मिल गया है। डीरेगुलेशन की बात हुई है, इन्वेस्टमेंट करना है क्रिटिकल सेक्टर में और एनर्जी ट्रांजिशन में बैलेंस बनाना है। तो ये हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स मिल जाते हैं। और क्या हमें पता लगता है, गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए ज़्यादा बढ़िया एनवायरनमेंट बनाओ बिजनेस के लिए, डीरेगुलेशन करो, डीक्रिमिनलाइज करो, ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो। उससे क्या होगा, इनोवेशन बढ़ेगी, बिजनेस की कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एट द एंड हमें ये पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट से हमें ज़्यादा अच्छे एकेडमिक नॉलेज मिलेगी और पॉलिसी मेकिंग में गाइड के रूप में काम करेगा। इसीलिए इसको बजट से एक दिन पहले लॉन्च किया जाता है, ताकि कैसे बजट बन रहा है उसमें हमें पता चल जाए कि गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ओवरऑल इस वीडियो से हमें ये पता लगा कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो हमें एक रोड मैप बताएगा, एक गाइडिंग पाथ के रूप में काम करेगा, गाइडलाइंस बताएगा कि इकोनॉमी में किस तरीके से वर्किंग हो रही है, होने वाली है और होनी चाहिए। क्लियर? तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ आपको मैं चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं चैप्टर 1 की वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।